चुप्पी सी बातें सपनों भरी आंखों से छलके पढ़ ले यही है कुछ गजब सी अलग ही सही थोड़ी सी जिद्दी है दुनिया मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट फ्रैंक क्वेटा से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए एक मुनफरद मौजू पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। गो कि इस मौजू पर पहले भी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और यूट्यूब पर मौजूद हैं। हम आज बच्चों में पैदाइशी तौर पर नफसियाती और जहनी अवारिस के बारे में बातचीत करेंगे। दुनिया भर में पैदा होने वाले हर 60 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज़म के साथ पैदा होता है और इनकी तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। ऑटिज़म दिमागी नशोनुमा की एक बेतरतीब हालत का नाम है और हम यूं भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अदम इस्ताअत है जो कि बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। ऑटिज़म की वुसअत कैनर्स सिंड्रोम से शुरू होते हुए एस्पर्जर सिंड्रोम तक फैली हुई है और इन दोनों की दरमियानी कैफियत को हम ऑटिज़म कहते हैं। इस कैफियत में बच्चे हकीकी दुनिया से कतई ताल्लुक़ करके अपनी ज़ात में गुम, अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खोए रहते हैं। ऑटिज़म लड़कियों की निस्बत लड़कों में 4 से 5 गुना ज़्यादा पाया जाता है और ऐसे ख़ानदान जहाँ पर पहले से ऑटिस्टिक बच्चे मौजूद हों वहाँ पर मज़ीद ऑटिस्टिक बच्चों की पैदाइश के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। ऑटिज़म की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, ताहम अभी तक होने वाली तहकीक नामुकम्मल है और मेडिकल साइंस इसकी हतमी वजह बताने से कासिर है। तो नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत को कवर करने के लिए आज हमारे साथ मिस सोबिया अली मौजूद हैं। मिस सोबिया अली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी हैं और वो ऑटिज़म सेंटर द सर्कल कराची के अलावा CMH कोयटा में भी अपनी खिदमत सरअंजाम देती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिस सोबिया, आप हमें बताइएगा कि बच्चों में पैदाइशी तौर पर और उम्र गुजरने के साथ साथ कौन कौन से नफसियाती मसाइल डेवलप हो जाते हैं? जो बच्चों में ज़हनी और नफसियाती मसाइल होते हैं, नॉर्मली इसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी कोई मेडिकल रीजंस नहीं होती है। इनमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ऑटिज़म, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे हो गया, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये मेन जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये बच्चों में होते हैं। पैदाइशी तौर पे भी हो सकते हैं और बाद में भी उनके अंदर ग्रोइंग एज के साथ डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है? फर्स्ट जो कॉज होती है इनमें जेनेटिक रीज़न होती है। जेनेटिकली जिसे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जिसे हम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं, फ्रेजाइल एक्स की वजह से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो होती है, इसको जेनेटिकली रीजंस हो सकती हैं इनमें। सेकंड जो रीज़न होती है कि बच्चों में पैदाइशी तौर पे जैसे इस तरह से भी डेवलप हो सकती है कि पेरेंट्स के थ्रू एक तरह से हेरिटेज में उनको मिले कि वरासती तौर पे लेट्स सपोज पेरेंट्स को स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो, चाहे मदर की साइड से या फादर की साइड से, तो बच्चों में इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन न्यूट्रिशन बहुत मैटर करती है, चाहे वो प्री नेटल हो, पेरीनेटल हो या पोस्ट नेटल हो। ये 3 बेसिकली स्टेजेस होती हैं बच्चे की पैदाइश से पहले, दरमियान और बाद की, प्री, पेरी और पोस्ट। इनमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा होता है कि अगर बच्चों में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं उसकी वजह से भी इन बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। थर्ड रीज़न जो होती है, मेडिकेशन बहुत मैटर करती है कि मदर की मेडिकेशंस कैसी रही हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसके बाद कुछ बच्चों में जैसे कुछ सिंड्रोम्स होते हैं या जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो ड्रग्स या स्मोकिंग की वजह से भी हो सकते हैं, एडिक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। फिर फोर्थ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं कि अगर बच्चों में लेट्स सपोज कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साइंस हैं तो आप उनको इन्वायरमेंट कैसा दे रहे हैं, नर्चरिंग उनकी कैसे करें, किस तरह से आप उनकी परवरिश कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट
जो मेन कॉजेस हैं, मेन फैक्टर्स हैं वो ये हैं। निसुबिया, हमारा आज का मौजू चूँकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर है और जिसे ASD भी कहते हैं, और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ और बतौर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यकीनन आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि इस वक्त दुनिया में पैदा होने वाले हर 60 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है। तो हम ऑटिज़म पर ही ज़्यादा फोकस रखते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं। तो आप हमें बताइए कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये क्या चीज़ है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पहले बेसिकली इसकी डिफरेंट टाइप्स थी। इसमें एस्पर्जर्स आ जाता है, एटिपिकल था, कम्युनिकेशन डिलेड था, लेकिन अब इसको एक साथ कंबाइन कर दिया है। स्पेक्ट्रम यानी अम्ब्रेला में एक छतरी के नीचे इनको कर दिया है। जैसे डेवलपमेंटल, इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी इसलिए भी कहा जाता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो मोटर हो, कॉग्निटिव हो, स्पीच हो, वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हम पहले जो इसकी टर्म थी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते थे, लेकिन अब जितने भी इसकी टाइप्स थी वो एक अम्ब्रेला में करके इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना दी है, जिसकी बेस पे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मेन जो कैटेगरीज हैं वो 3 हैं। फर्स्ट इसमें आ जाती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन दोनों डिलेड होते हैं। नॉन वर्बल में इनकी जेस्चरल कम्युनिकेशन होगी कि नॉर्मली ये इमोशंस या आई कांटेक्ट या हमारे फेस रीडिंग नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हम जेस्चरल कम्युनिकेशन करें, नो का साइन करते हैं कि नहीं, इनको नहीं समझ आती है। वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीच एंड लैंग्वेज दोनों डिलेड होती है इनकी। देन सेकेंड आता है रेपिटेटिव बिहेवियर, या जिसको पहले हम एटिपिकल बिहेवियर भी बोलते थे। रेपिटेटिव बिहेवियर में भी इनके स्पीच जैसे हो गई कि इको ले लिया होता है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना। हैंड फ्लैपिंग हो सकती है इनकी हेड बैंगिंग हो सकती है। ये डिफरेंट हैं जिसके बच्चे मुसलसल पूरे दिन उस एक एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है या फिंगर्स फ्लैपिंग कर रहा है, तो उसी को ही मुसलसल उसको रिपीट करता रहेगा। देन थर्ड कैटेगरी जो आती है हमारे पास सोशलाइजेशन की आती है। एंटी सोशल होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, बिल्कुल इनको अकेले रहना पसंद होता है, बिल्कुल अलॉन सोसाइटी से डिटैच्ड होके रहते हैं। इवन अगर जैसे लेट्स सपोज इस रूम में भी आते हैं, हम लोग बात करें तो वो ट्राई करेंगे टेबल के नीचे छुप जाएं या उस कॉर्नर में चले जाएं जहाँ पे कोई ना उन्हें देख रहा हो। ये तो कैटेगरी वाइज थे। इनमें भी फर्दर आ जाते हैं बच्चों का, जैसे आई कांटेक्ट हो गया, टो वॉकिंग हो गई, डिफरेंट जो टिपिकल जो जिनको हम रेड फ्लैग्स कहेंगे उसमें, और नॉन वर्बल इनकी कम्युनिकेशन नहीं होती है। मेरी नॉलेज के मुताबिक ऑटिस्टिक बच्चे, उनकी कुछ ख़ास निशानियाँ भी होती हैं। इसमें एक तो ये है कि वो आई कांटेक्ट नहीं करते और वो डर और खौफ की समझ नहीं रखते, और वो कुछ ऐसी चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं जिनसे आम बच्चे नहीं खेलते, और अलग थलग रहना पसंद करते हैं वो। और कौन कौन सी इसकी अलामात हैं जो, ये एक्चुअली ये सवाल मैं अपने नाज़रीन के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो अपने बच्चों में इस किस्म की इलामात देखें तो वो कौन कौन सी इलामात हो सकती हैं? सेंसरी इश्यूज, जैसे अभी आपने खाने का कहा कि कुछ भी अजीब, कुछ भी मतलब लेके मुंह में ले लिया या डिफरेंट टॉयज से खेलते हैं ना, इसमें एक तो ये होता है कि पैटर्न बनाते हैं, लाइन अप करना चीज़ों को। सेकेंडली इनमें डिपेंड करता है, दो तरह के सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, हाइपोसेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव। हाइपो सेंसिटिव में ये होता है कि बच्चे लो टोन होते हैं, उनको लाउड 5 सेंसेस बेसिकली इनके डिस्टर्ब होती हैं। इसमें अगर उनके पास लाउड साउंड होगा तो उनको वो बहुत ज़्यादा लगता है। इवन पिन ड्रॉप साइलेंट भी, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर एक पिन गिर गई है उनके सामने तो बच्चों को ऐसे फील होता है, जो हाइपो सेंसिटिव होते हैं, कि उनके पास कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे जैसे ड्रम टाइप की आवाज़ हो। इनको ब्राइट लाइट नहीं पसंद होती हैं जो हाइपो सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं। और इसके अलावा ये दोनों जितने हाइपो और हाइपर सेंसिटिव हैं, ये राउंड मूविंग चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जितनी भी सर्कुलर मूविंग होंगी उन चीज़ों को फोकस करते हैं। पेरेंट्स के लिए कौन कौन सी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, और वो किस एज में पेरेंट्स को ये पता चल सकता है कि उनके बच्चे के साथ किसी किस्म का नफसियाती आर्जा है, और स्पेशली ऑटिज़म के हवाले से बताइएगा। 4 to 6 मंथ में इन बच्चों की सोशल स्माइल स्टार्ट हो जाती है। 4 to 6 मंथ का बच्चा भी हो जाता है। नॉर्मली बच्चे
किसी भी इंसान को देख के एक सोशल स्माइल पास करते हैं, जिसको हम जेस्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं, कि एक तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा होता है अटेंशन लेने के लिए। इन बच्चों में ये भी डेफिसिट होता है। बाकी फर्दर आगे जब जेस्चरल कम्युनिकेशन ही नहीं है तो फर्दर 10 जब मंथ के बच्चे होते हैं तो इनमें सोशल स्माइल के अलावा इनिशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं सोशली, ये भी लेक होता है। देन सेकंड जो माइलस्टोन है उसमें स्पीच का माइलस्टोन आता है कि नॉर्मली जो 3 to 4 मंथ्स के बच्चे हैं वो कोइंग स्टार्ट कर देते हैं। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनका रेड फ्लैग यही होता है कि ये कोइंग नहीं करते हैं 3 to 4 मंथ्स में। देन 4 to 6 मंथ के बच्चे बैबल स्टार्ट कर देते हैं कि डिफरेंट साउंड्स ब ब ब इस तरह से बैबलिंग, नॉर्मली एक ही वर्ड को रिपीट करना बोलते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में ये भी डिलेड होता है, उनमें बैबलिंग नहीं होती है। देन 8 to 10 मंथ का बच्चा कहीं ना कहीं सिलेबल स्टार्ट कर देता है, बा आ या इस तरह से। और 12 मंथ तक 10 to 12 मंथ तक बच्चे की 1 वर्ड स्पीच स्टार्ट हो जाती है। और जो ऑटिस्टिक बच्चे होंगे उनके रेड साइंस ही होंगे कि ना तो इन बच्चों की क्विंग डेवलप होगी, ना बैबलिंग, ना वर्ड्स। इवन 12 मंथ्स का भी हो गया। देन फर्दर जैसे जैसे ग्रोइंग एज आती जाएगी इनमें और डेफिसिट आता जाता है, गैप आता जाता है डेवलपमेंटली। देन थर्ड जो चीज़ होती है इनका सोशलाइजेशन। आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं है, किसी के पास नहीं जाते, ट्राई करते हैं कि बिल्कुल साइड पे रहें, एक ही चीज़ को फोकस करके। लेट्स सपोज एक 6 मंथ का बच्चा है, अगर वो लाइट देख रहा है तो बस लाइट ही देखता रहेगा। तो ये इनके रेड फ्लैग्स होते हैं स्टार्टिंग में, अर्ली साइंस जिनको हम बोलते हैं। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों में इस तरह के साइंस देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन देना स्टार्ट करें। अच्छा मिस सुबिया, मुझे ये बताइए कि अगर पेरेंट्स को ये तमाम साइन दिखाई दे रहे हों और वो किसी MBBS डॉक्टर के पास, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो डॉक्टर भी उन्हें प्रॉपरली गाइड ना कर सके, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको एक फुल डिटेल्ड असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके बच्चे की IQ असेसमेंट भी होगी, स्पीच और लैंग्वेज असेसमेंट भी होगी, प्लस अगर कहीं आपके बच्चे को रेफ़र करना है, बिहेवियरली या सेंसरी इश्यूज़ हैं बच्चे को, वो आपकी एक फुल डिटेल्ड असेसमेंट होती है। उससे आपको रेफरल भी पता चलते हैं कि आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपने अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट क्या लेना है या क्या करना है, किस तरह से करना है। कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होगा, MBBS डॉक्टर होगा, वो आपके मेडिकल टेस्टिंग तो ज़रूर कर सकते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट गाइडलाइन दे देते हैं, कुछ नहीं उस टाइम पे डायग्नोज कर पाते हैं, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। उस बाकी जो थेरेपिस्ट आएंगे वो बाद में आते हैं कि स्पीच थेरेपी से कंसल्ट कर रहे हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से कंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये महसूस करता हूँ कि क्वेटा में ख़ास तौर पर हमारे पास शायद कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, और क्या इस सूरत हाल में कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बच्चों की हेल्प कर सकता है, पेरेंट्स की मदद कर सकता है? बिल्कुल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी आपको उसी तरह से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तरह एक फुल डिटेल्ड असेसमेंट करके देंगे, जिसमें IQ असेसमेंट होती हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर की इन्वेंशरीज होती हैं, जिसको हम टेस्ट भी बोलते हैं। वो आपको फुल टेस्ट अप्लाई करके एक डिटेल्ड असेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसमें भी अगेन रेफरल भी होंगे और आपके लिए डायरेक्शंस भी होती हैं कि बच्चे के लिए करना क्या है, और आपको माइलस्टोन पता चल जाते हैं। माइलस्टोन मतलब कि आपके बच्चे का एज गैप कितना आ रहा है। लेट्स सपोज एक बच्चा 3 years ओल्ड है, लेकिन उसके मेंटली, फिजिकली और स्पीच के जो माइलस्टोन है वो 1 साल के चल रहे हैं, तो आपको एक एज अप्रोप्रिएट एज पता चल जाएगी। एक जैसे क्रोनोलॉजिकल एज होती है बच्चे की और एक डेवलपमेंटल एज होती है। क्रोनोलॉजिकल एज उसकी वो जो एक्यूरेट अभी चल रही है, लेट्स सपोज 4 years ओल्ड है। डेवलपमेंटल एज वो हो जाएगी कि अभी उसमें डेवलपमेंट कितनी आई है, चाहे स्पीच से रिगार्डिंग है, बिहेवियर से रिगार्डिंग है या मोटर माइलस्टोन होगा। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि पेरेंट्स जब जाएंगे किसी MBBS डॉक्टर के पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो वो करवा सकते हैं? किसी भी बच्चे को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें मेडिकल टेस्टिंग में ब्रेन स्कैनिंग चाहिए होती है। ब्रेन स्कैनिंग से हमें ये पता चलता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली जब हम किसी भी बच्चे को डायग्नोस करते हैं तो उसको कोई मेडिकल रीज़न ना हो या ब्रेन डैमेज ना हो। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो आई थिंक सो उनको CT स्कैन या MRI या EEG, जिनके थ्रू हम ब्रेन स्कैनिंग करते हैं, ये फर्स्ट जो टेस्ट होंगे हमारे ब्रेन स्कैनिंग के होंगे।
ब्रेन स्कैनिंग के साथ न्यूट्रिशंस में अगर हम देखें तो डेफिशिएंसीज टेस्ट कराने चाहिए। कुछ बच्चों को स्पीच इश्यूज़ की वजह से भी ऑटिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं कि लेट्स सपोज एक बच्चा जिसकी स्पीच नहीं है लेकिन उसमें फीचर्स हैं, तो उसमें भी हम ये भी देखते हैं कि थायराइड इश्यूज़ जिन बच्चों में हो उसकी वजह से भी हो सकता है, थायराइड की मेडिकल कंडीशन हो। फिर एक और चीज़ होती है टंग टाई, कि बच्चे का टंग टाई तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी स्पीच ही नहीं है और हम उसको ऑटिज्म डायग्नोज कर रहे हों। और हेयरिंग चेक करते हैं हम, बेरा टेस्ट करवा लेंगे। ये डिफरेंट मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि लाजमी होने चाहिए बच्चे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ऐसी सूरत में जब बच्चा ऑटिस्टिक, हम उसे एज ए ऑटिस्टिक पर्सन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कौन कौन सी थेरेपीज जो हैं वो हो सकती हैं और वो शुरू करवाई जा सकती हैं? जब हमारे पास एक क्लिनिकली डिटेल्ड असेसमेंट आ जाती है तो उसमें डिफरेंट बच्चों के माइलस्टोन होते हैं, यानी आईक्यू से रिलेटेड मोटर माइलस्टोन के बच्चों के, जैसे एडॉप्टिव फंक्शनिंग कैसी है डेली लिविंग की, या सेंसरी इश्यूज़ कितने सीवियर हैं या बिहेवियरल इश्यूज़ कितने सीवियर हैं, उससे रिगार्डिंग डिफरेंट थेरेपीज़ होती है। वैसे जो मेनली ऑटिस्टिक बच्चे के लिए यूज़ होती हैं 5 थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें पैक्स पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन होता है। जो बच्चे मॉडरेट टू सीवियर बच्चे होते हैं जिनकी स्पीच बिल्कुल डेवलप ही नहीं होती है, तो हम उनको फिर पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिखाते हैं, जिसमें ये होता है कि पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। लेट सपोज कि अगर कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा तो वो हमें कार्ड शो कराएंगे, कोई भी उन्होंने अपनी कमांड हमें शो करानी हो तो। देन सेकेंड टीच मेथड होता है, उसमें हम फुल स्ट्रक्चर्ड थेरेपी के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट, डेली लिविंग के काम हो गए, कुछ भी हो। देन कॉग्निटिव थेरेपी आईक्यू डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनकी आईक्यू डेवलपमेंट नहीं होती है ड्यू टू अटेंशन डेफिसिट, या उन्होंने लर्निंग ही नहीं की होती है, एक्सप्लोरेशन ही नहीं की हुई होती है। और नॉर्मली ऑटिस्टिक बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ भी होते हैं, उसके लिए फिर हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं। देन सेंसरी इश्यूज़ पे अगर हम बात करें तो इनमें 5 सेंसेस कहीं ना कहीं डेफिसिट्स होती है। किसी बच्चे में ऐसे होता है सीवियरिटी लेवल के अकॉर्डिंग कि आपकी 5 के 5 सेंसेस भी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर डिपेंड करता है बच्चों के सीवियरिटी लेवल पे, इंडिविजुअलिटी पे, कि 1 या 2 भी सेंसरी डेफिसिट हो सकता है। सेंसरी डेफिसिट इन अ सेंस ऑफ ये कि कुछ बच्चों में, जैसे हमने सेंसरी सेंसरी टाइप्स की बात की है, हाइपो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव, उसमें हेयरिंग जैसे आ रही है, कुछ बच्चों को लाउड साउंड नहीं पसंद होते, कुछ बच्चों को लाउड फुल ड्रम भी हो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से वीएन पे अगर हम देखें, कुछ बच्चों को ब्राइट लाइट पसंद होती है, कुछ को डार्कनेस पसंद होती है। इसी तरह से इनके काइनेस्थेटिक इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ बच्चे सॉफ्ट चीज़ों को टच नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे हार्ड सर्फेसेस कुछ टच नहीं कर सकते हैं। टेस्ट में भी इसी तरह से होता है कि डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे सॉफ्ट चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं, हार्ड चीज़ें खाते हैं, लाइक जैसे कैरेट हो गया, क्यूकम्बर हो गया, इस तरह से। और स्मेल के इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ बच्चे इस तरह होते हैं कुछ भी खा रहे होंगे, कुछ भी हो, इवन यहाँ से चलते चलते भी उनको ये होता है हर चीज़ को हम स्मेल करें। कुछ बच्चों में ये डेफिसिट होता है कि उनको स्मेल ही नहीं आती, किसी भी चीज़ का पता ही नहीं चलता है, तो ये भी हाइपो और हाइपर सेंसरी टोन में होता है। इन बच्चों के लिए फिर हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करते हैं। देन एक थेरेपी होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बेसिकली हम डेली लिविंग की चीज़ें सिखाते हैं कि कॉम्बिंग कैसे करनी है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, बटनिंग कैसे करनी है, शू लेसेस कैसे बांधने हैं। तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जंपिंग के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट गेम्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। तो मेनली तो हम ये थेरेपीज़ करते हैं। देन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, क्योंकि इनका स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेड होता है, तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होती है जिसमें पहले हम लैंग्वेज बिल्ड करते हैं, देन स्पीच आती है। अच्छा, ग्रॉस मोटर स्किल्स के भी कोई इशू है बच्चों में? बिल्कुल, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, उनमें फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर दोनों इश्यूज होते हैं। फाइन मोटर में तो हमारी ग्रिपिंग आ गई, हैंड से रिलेटेड, लाइक कुछ पकड़ रहे हैं, पॉम ग्रिप हो गई, पेंसिल ग्रिप हो गई। और ग्रॉस मोटर में जैसे जंपिंग हो गई, स्टीयरिंग चढ़ना हो जाता है, जैसे 1 बाय 1 स्टेप जो होता है, ये नॉर्मली ग्रॉस मोटर में आता है। जैसे इवन दो बच्चे जंप तो क्या स्टेयर भी नहीं चढ़ सकते हैं, होपिंग हो गया, ये सारे जो एक तरह से माइलस्टोन होते हैं बच्चों के, स्टेप बाय स्टेप जो ये कवर करते हैं, तो क्रॉस मोटर डेफिसिट भी होता है इनमें।
क्योंकि एक ऑटिस्टिक बच्चे को अकेले बैठना पसंद होता है, एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहा है, वो उठ के अपने जो माइलस्टोन वाइज एज वाइज जो चीज़ें हैं उसको कवर नहीं कर रहा है, तो उसमें ग्रॉस मोटर इश्यूज भी आते हैं। उनकी बॉडी आप अगर आपने नोटिस किया ऑटिस्टिक बच्चों की बहुत लो टोन इसीलिए होती है। नाज़रीन, मिस सोबिया अली से हमारी बातचीत का सिलसिला भी जारी है और अब हम उनसे पूछते हैं कि क्या ऑटिस्टिक बच्चे उनमें कोई मेंटली रिटार्डेशन के साइन भी होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटिस्टिक होने के साथ साथ मेंटली रिटार्डेड भी हों? ऑटिज्म में इसको हम एसोसिएटेड फैक्टर या कोमोर्बिडिटी भी बोलते हैं। ऑटिस्टिक बच्चा 2 डिसऑर्डर के साथ भी डायग्नोस हो सकता है कि ऑटिस्टिक प्लस एडीएचडी भी हो सकता है। जैसे आपने इंटेलेक्चुअल मेंटली रिटार्डेड की बात की, ये टर्म अब चेंज हो गई है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरह इसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। तो नॉर्मली इनमें भी वेरी करता है। कुछ बच्चे ऑटिस्टिक बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं आईक्यू वाइज, और कुछ बच्चे का इंटेलेक्चुअली डेफिसिट भी होता है या बॉर्डर लाइन पे होते हैं, या इंटेलेक्चुअली उन्होंने अपने माइलस्टोन फुली अचीव नहीं किए हुए, तो हम उसको फिर ऑटिज़म के साथ साथ ये चीज़ भी चेक करते हैं कि आए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है इसमें। इसके साथ साथ और बाकी जो डिसऑर्डर्स है वो भी चेक करते हैं कि ऑटिज़म के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिलेड, स्पीच डिसऑर्डर। इनमें भी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं कि डिफरेंशिएट किस तरह से करें। लेट्स सपोज कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो ऑटिज़म और एडीएचडी दोनों ऐसे लगता होगा कि इसको ऑटिज़म भी है एडीएचडी भी है। वहाँ पे फिर हम क्रॉस चेक करते हैं, क्वेश्चन हम पूछते हैं, या एक आपके पास एक सिंपल आंसर ये होता है कि आप देखते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो सोसाइटी को खुद रिजेक्ट करते हैं, जबकि एडीएचडी बच्चों को उनकी हाइपर एक्टिविटी, हिटिंग और एग्रेशन की वजह से सोसाइटी रिजेक्ट करती है। मुझे ये बताइए कि क्या ये तमाम टेस्ट और ये सारे डायग्नोसिस जो हैं ये पाकिस्तान में मुमकिन हैं? बिल्कुल मुमकिन है। हमारे जितने जैसे बड़े सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, तो आपको एक प्रॉपर टेस्टिंग मिल जाएगी। कोयटा में अभी इतना साइकोलॉजिकल टेस्ट है मे बी अवेलेबल नहीं हो फुली हमारे पास टेस्टिंग, क्योंकि हमारे एक टेस्ट बैटरी होती है जिसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 टेस्ट हम अप्लाई करते हैं हर बच्चे पे। उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं कि इन्वेंटरी की बेस पे या कोई भी क्वेश्चन आए रहे उसकी बेस पे कभी भी बच्चों को डायग्नोस नहीं करते, क्योंकि ये एथिकली एक तरह से लेबलाइजेशन समझा जाता है इसको। मिस सोबिया, मुझे ये भी पता चला है कि दुनिया में कुछ बहुत मशहूर लोग भी ऑटिस्टिक गुजरे हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उनमें आइंस्टाइन का भी नाम शामिल है, और माइकल जैक्सन भी ऑटिस्टिक थे, और बिल गेट्स के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ऑटिस्टिक हैं। क्या वाकई ऐसा है कि ऑटिस्टिक अफराद भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं और दुनिया में एक मुकाम बना लेते हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे और सीवियरिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे को क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं, किस तरह से उसकी नरिशमेंट कर रहे हैं, उसकी अडॉप्टिव फंक्शनिंग आप किस तरह से कर रहे हैं। तो ऑटिज़म कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही बैठ जाते हैं। लेट्स सपोज ब्रेन डैमेज है, या फिजिकली या बॉडीली या मेडिकली आपको कोई इतना बड़ा इशू है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या मेंटली बिल्कुल आप इस तरह से कह लें कि इंटेलेक्चुअली सिक हैं, इस तरह नहीं होता। इनमें ऑटिज़म सिर्फ ये है कि एंटी सोशल होते हैं, और उनके जो डिफरेंट माइलस्टोन हैं अगर आप उन पे अर्ली इंटरवेंशन कर लेते हैं तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि अर्ली इंटरवेंशंस आप कितनी जल्दी करते हैं और कितना अच्छा उसको अडॉप्टिव फंक्शनिंग दे रहे हैं, इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो बच्चा बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। और आखिर में मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो नाज़रीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें। मिस सोबिया, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी नाज़रीन को ऑटिज़म के हवाले से? बिल्कुल, अगर आपके बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं या ऑटिस्टिक डायग्नोज हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ब्लेमिंग नहीं होगी, क्योंकि ना इसमें मेल के साइड से ये चीज़ आपको एक कंफर्म रिसर्च है कि मेल की वजह से एक आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ना ही फीमेल की वजह से, दोनों में से किसी की वजह से नहीं है। जेनेटिक कॉज हो सकती है, कज़न मैरिज की वजह से भी हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली में चाहे आपकी वाइफ की साइड से या हस्बैंड की साइड से, दोनों में से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या इस तरह के, या कोई न्यूट्रिएंट्स वाले इश्यूज रहे हैं, तो फर्दर विरासत में उस बच्चे में
एक तरह से जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप ब्लेम नहीं कर सकते कि किसकी वजह से, क्योंकि अभी तक ऑटिज़म की एक अथेंटिक कॉज नहीं आई है। स्टिल इस पे रिसर्चेस चल रही हैं। सेकंड चीज़ आपने ये करनी है कि अगर तो आपको अर्ली डायग्नोसिस मिल गया है तो अर्ली इंटरवेंशंस करें, बच्चे को इस तरह ना छोड़ें और उस पर काम करें जितना हो सकता है। एज अ मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे कि हर बात बच्चे से करे, उसको अकेले ना रहने दे, हर चीज़ बताए, उसको मेंशन करे। और एज अ फादर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को सोशलाइज करें, बाहर पार्क्स में लेके जाएं, प्ले लैंड लेके जाएं, बाहर लेके जाएं, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं दुनिया से, बजाय उसको अकेले रहने की। नाज़रीन, मिस सोबिया ने हमें ऑटिज़म के हवाले से बहुत मुफीद बातें बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद नाज़रीन की मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और वो ऑटिज़म के बारे में बहुत बेहतर तौर पर जान चुके होंगे। आपका होस्ट फ्रैंक अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आइंदा भी आपको इस चैनल पे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हीरे सा हूँ मैं, चमकता नहीं, तुझ सा ही हूँ बस, न फर्क है कहीं, कहीं तेरे आगे कहीं पे नहीं। बहुत खास हूँ पर अलग में नहीं है ऐसा कोई मुझ में यही, तू जैसा है जो वैसा नहीं, पर कह न पाऊँ है कहीं, न जानू क्या गलत क्या सही।